दोस्तों, जब किसी काबिल इंसान को सही वक्त पर सही जिम्मेदारी मिलती है तो वो ऐसे फैसले लेता है जो सबको चौंका देते हैं। और अगर वो इंसान एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव हो तब तो चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं। देश में बढ़ते हुए अपराधों को देखकर सरकार एक नया डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम है डिपार्टमेंट क्यू, जहां ऐसे केसेस सॉल्व किए जाते हैं जो बहुत सालों पहले किसी वजह से बंद कर दिए गए थे। इस डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी एक बहुत ही होशियार डिटेक्टिव को मिलती है जो अपने अतीत से भी जूझ रहा है। वो पहला केस चुनता है एक महिला सरकारी वकील का जो पिछले 4 सालों से लापता है। फिर जैसे जैसे वो इस केस की गहराई में जाता है उसके सामने डर और नफरत से जुड़े राज खुलने लगते हैं जिन पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अपनी एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर वो किन किन मुश्किलों का सामना करके इन केसेस को सॉल्व करता है, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। सो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम 3 ऑफिसर्स को देखते हैं जो लेथ पार्क नाम की एक जगह पर किसी आदमी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन तीनों में से 2 ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डिटेक्टिव का काम करते थे और तीसरा एक आम पुलिस वाला था जिसने 3 महीने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। ये तीनों वहां पर हुए हादसे को बहुत ही बारीकी से समझ रहे थे, लेकिन तभी इनमें से डिटेक्टिव कार्ल अपने सबसे अच्छे पार्टनर डिटेक्टिव हार्डी को समझाने लगता है कि इस आदमी को कैसे मारा गया होगा। जो भी बातचीत वो लोग यहाँ पर कर रहे थे उसे पुलिस ऑफिसर एंडरसन अपनी छाती पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। फिर कार्ल एंडरसन को कहता है कि तुम जाकर घर की अच्छे से तलाशी लो, लेकिन किसी भी चीज को छूना मत। फिर एंडरसन तलाशी लेने के लिए सबसे पहले किचन की तरफ जाता है, लेकिन उसे एक बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में एक आदमी पहले से ही छुपा हुआ है। फिर वो आदमी पलक झपकते ही इन तीनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है जिसके कारण ये तीनों ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। फिर गोलियां चलाने के बाद वो आदमी कार्ल के पास आता है और देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। फिर कार्ल भी उस आदमी को बहुत ही ध्यान से घूरता है, लेकिन तभी कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी कि वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, इस घर में जो कुछ भी हुआ, अब इसके पीछे क्या राज है और ये सब कांड क्यों हुआ, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एक मैरिट नाम की औरत को देखते हैं जो अपने फोन में एक वॉइस मैसेज सुन रही थी जो कि उसके पास किसी अनजान आदमी ने भेजा था। इस मैसेज को सुनकर मैरिट बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो आदमी उसे मारने की धमकी दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैरिट कोर्ट रूम में पहुंच जाती है क्योंकि वो पेशे से एक सरकारी वकील थी और उसे आज एक बहुत ही जरूरी केस लड़ना था। फिर जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है मैरिट बिना वक्त गवाए मुजरिम से अपने सवाल जवाब करने लगती है। असल में ये केस फिंच नाम के एक आदमी का था जिसके ऊपर अपनी पत्नी को मारने का आरोप लगा था, लेकिन फिंच इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर वो अपनी बातों से कोर्ट में बैठे हर एक इंसान को ये भरोसा दिलाता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। तभी केस की पहली सुनवाई खत्म होने के बाद मैरिट कोर्ट से बाहर आ जाती है जहां वो लियाम नाम के एक आदमी से बात करने लगती है। दरअसल लियाम इसी के साथ क्राउन ऑफिस में काम करता है और क्राउन ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय किया जाता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाना है या नहीं। तभी लियाम मैरिट को समझाता है कि जिस तरीके से आज तुमने केस लड़ा वो बिल्कुल गलत था। तुम्हारी वजह से फिंच अब कोर्ट की नजरों में एक अच्छा इंसान बन गया है और शायद अगली सुनवाई तक कोर्ट उसे रिहा भी कर देगी। फिर इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मैरिट से मिलने के लिए आया था। दरअसल स्टीफन मैरिट का सुपरवाइजर है, यानी इसकी इजाजत के बिना मैरिट अपने किसी भी केस का कोई भी फैसला नहीं ले सकती। स्टीफन ने ही मैरिट को फिंच का केस सौंपा था क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी वकील थी, लेकिन उस अनजान आदमी के मैसेज की वजह से मैरिट किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर स्टीफन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये केस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम दुआ करो कि अगली सुनवाई में कोर्ट फिंच को माफ ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। अगले सीन में हम कार्ल को देखते हैं जो अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए आया था, लेकिन आज उनकी जगह पर क्लिनिक में उनकी असिस्टेंट डॉक्टर रेचल बैठी थी। फिर जब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्ल और उसका पार्टनर हार्डी उस दिन गोली लगने के बाद बच गए थे, लेकिन ऑफिसर एंडरसन मारा गया था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि गोली लगने की वजह से हार्डी की आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्ल को जबरदस्ती हर हफ्ते इस क्लिनिक में आने का ऑर्डर दे रखा है क्योंकि उस हादसे के बाद कार्ल के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन वहां पर हुआ उसके लिए वो अपने आप को ही कसूरवार मानता है।
फिर रेचल उसको समझाती है कि जिस तरीके का तुम्हारा बर्ताव है उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर आकर कोई फायदा नहीं होने वाला। अब कार्ल भी उसकी बातों से सहमत था, इसलिए रेचल उसे एक स्ट्रेस बॉल देती है जिसको दबाकर कोई भी इंसान अपने गुस्से पर काबू पा सकता है और वहां से जाने को कहती है। फिर कार्ल वो बॉल लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी हम पुलिस स्टेशन में हेड ऑफिसर मोयरा को देखते हैं जो कार्ल के केस की इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे रही थी। पुलिस वालों को एक गवाह भी मिली थी जिसका नाम था कैरोलिन। उसने कातिल को उस घर से भागते हुए देखा था। कुछ वक्त पहले तो वो गवाही देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब उसने पुलिस वालों को गवाही देने से मना कर दिया। तभी इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा डिटेक्टिव लोगन कैरोलिन से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम गवाही देने से मना कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें मारने की धमकी दी है? लेकिन कैरोलिन उसके सवालों का ठीक ढंग से जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ कार्ल को पुलिस स्टेशन के सभी लोग बहुत ही हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं लगा था कि गले में गोली लगने के बावजूद वो सिर्फ 4 महीनों में ठीक होकर वापस आ जाएगा। फिर कार्ल यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी पुरानी पार्टनर रोज से मिलता है और रोज से मिलने के बाद वो मोयरा के बारे में भी पूछता है, क्योंकि उसी ने आज कार्ल को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। फिर वो जाकर मोयरा से मिलता है जहाँ पर लोगन भी मौजूद था। फिर कार्ल उससे पूछता है कि तुम इस केस को 4 महीने से हैंडल कर रही हो, लेकिन अब तक तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब से ये केस मैं खुद संभालूंगा। लेकिन मोयरा उसे ये काम नहीं करने देती, क्योंकि पुलिस स्टेशन का कोई भी ऑफिसर अपने खुद के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था। फिर कार्ल चुपचाप एंडरसन के कैमरा में रिकॉर्ड हुई वीडियो को चेक करने लगता है ताकि वो उस मास्क वाले कातिल के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। तभी उस रिकॉर्डिंग को देखते हुए कार्ल 4 महीने पहले वाले हादसे को याद करने लगता है। दरअसल उस दिन कार्ल और हार्डी किसी और ही केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन लंच के समय उन्हें पता चला कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर किसी का मर्डर हुआ है और फिर कार्ल अपने साथी को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि उन दोनों को ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो एंडरसन पहले से ही वहां पर मौजूद था। फिर एंडरसन कार्ल को कहता है कि अगर आप दूसरी टीम से हैं तो क्या आपका यहाँ केस इन्वेस्टिगेट करना ठीक होगा? फिर कार्ल उसे समझाता है कि हम बस थोड़ी बहुत चेकिंग करके यहाँ से चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब कार्ल एंडरसन से पूछता है कि तुम्हें इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला? फिर एंडरसन बताता है कि मेरे पास इस आदमी की बेटी का फोन आया था। वो पूछ रही थी क्या आप मेरे पापा के घर पर जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे। और फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि इस आदमी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। और इसके बाद फिर क्या हुआ ये हमने पहले सीन में देख ही लिया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। कार्ल अब बार बार रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा था ताकि उसे कातिल के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर अपने केस से जुड़े हुए सबूतों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर कातिल की कार पर पड़ती है। दरअसल जिन ऑफिसर्स ने इन सबूतों को इकट्ठा किया था उनका नाम है विल्सन और क्लार्क, जो वहीं पास में ही बैठे थे। फिर कार्ल उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ने सभी सबूतों को अच्छे तरीके से चेक किया है? विल्सन जवाब देती है कि अब इन सबूतों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैरोलिन ने गवाही देने से मना कर दिया है। लेकिन कार्ल तो उसकी बात को नजरअंदाज करके फिर से कार की फोटो को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे कार के पीछे वाले टायर के पास मैकडोनल्ड्स का एक मिल्क शेक कप पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कातिल की कार के आने से पहले वहां पर नहीं था। फिर वो अंदाजा लगाते हुए विल्सन को कहता है कि शायद ये कप उसी कातिल का होगा। तुम अभी की अभी मैकडोनल्ड्स जाकर वहां के सीसीटीवी को चेक करो, हो सकता है कि वो काले कपड़े पहने हुए कातिल तुम्हें वहां पर दिख जाए। दूसरी तरफ मोयरा अपने 2 ऑफिसर्स के साथ बात कर रही थी। उनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम जोनाथन था, वो मोयरा को बताता है कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी अब एक नया डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुराने अनसुलझे केस को सोल्व किया जाएगा, ताकि हर किसी को इंसाफ मिल सके। उन्होंने इस काम के लिए तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को चुना है। अब पहले तो मोयरा इस बात के लिए राजी नहीं होती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नए डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सरकार उसे बहुत सारा पैसा देगी, तो वो उनकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ कार्ल पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने दोस्त हार्डी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और बताता है कि हमें गोली लगे 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं बदला। सब लोग सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचकर वहां पर काम करते हैं, लेकिन हार्डी उसकी बातों को सुनता ही रहता है, कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम मैरिड को देखते हैं, जो अपने घर पर अपने भाई विलियम के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दरअसल विलियम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो कुछ भी बोल और समझ नहीं पाता, इसलिए मैरिड ने उसकी देखभाल करने के लिए क्लेयर नाम की एक औरत को भी रखा हुआ था। फिर रात को जब विलियम सो जाता है तो
तो मैरिड फिर से अपने लैपटॉप पर उसी अनजान आदमी के मैसेज को पढ़ने लगती है ताकि वो ये समझ सके कि आखिर वो आदमी चाहता क्या है। फिर नेक्स्ट डे मोयरा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में अकरम नाम का एक आदमी आता है जो पुलिस डिपार्टमेंट के ही IT सेक्टर में काम करता था। अकरम मोयरा को कहता है कि मुझे आपके डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, लेकिन मोयरा उसे मना कर देती है क्योंकि उनके पास अकरम के हिसाब से कोई भी जॉब खाली नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद जब मोयरा कार्ल से मिलती है तो बताती है कि तुम अब हमारे नए डिपार्टमेंट के हेड होगे। अब तुम्हें उन सभी केसेस को सॉल्व करना होगा जो बहुत सालों से अनसुलझे पड़े हैं। फिर ये बात सुनकर कार्ल कहता है, वाह क्या बात है, अब मेरा खुद का डिपार्टमेंट होगा। जरा मुझे ये तो बताओ कि मेरे अंडर कितने लोग काम करेंगे। फिर मोयरा उसे समझाती है कि तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद ही इतने होशियार हो कि हर एक केस को अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। फिर ये कहते हुए वो कार्ल को उसके ऑफिस की चाबी देती है जो पुलिस स्टेशन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर था। फिर जब कार्ल वहां पर जाता है तो वो जगह उसे किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसको अपने इस नए ऑफिस से कोई भी शिकायत नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद रोज वहां पर बहुत सारी फाइल्स लेकर आती है और कहती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने तुम्हें इन सभी फाइल्स में से कोई एक केस चुनने को कहा है, लेकिन कार्ल तो उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। तभी हम मैरिड को देखते हैं जो फिंच के केस की दूसरी सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में आई हुई थी। फिर कुछ ही देर बाद वहां पर बैठा जज अपना फैसला सुनाता है। फिर जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, मैरिड के होश उड़ गए क्योंकि वही हुआ जिसका उसे डर था। जज ने फिंच को बेकसूर बताते हुए रिहा कर दिया। फिर वो डरी सहमी हुई जल्दी से कोर्ट से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को कहती है कि जल्दी मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तभी वही अनजान आदमी मैरिड के पास बार बार मैसेज भेजने लगता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। अगले सीन में हम अकरम को देखते हैं जो कार्ल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। वो कार्ल को कहता है कि मैं आपका नया असिस्टेंट हूँ, लेकिन अकरम को देखकर कार्ल बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ हार्डी के साथ ही काम करना अच्छा लगता था। फिर जब वो अकरम से बात करने लगता है तो उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है। फिर कार्ल जल्दी से अपने दोस्त हार्डी से मिलने के लिए जाता है और उसको पता चलता है कि हार्डी खुदकुशी करने वाला था। अब वो उसको कुछ समझा पाता इससे पहले ही हार्डी की फैमिली भी वहां पर आ जाती है। दूसरी तरफ मैरिड जब अपनी कार से उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगती है तो उसकी नजर एक दूसरी कार पर पड़ती है जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। फिर मैरिड के देखते ही वो कार तुरंत वहां से चली जाती है। फिर घर के अंदर आते ही मैरिड को पता चलता है कि विलियम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फिर वो कहती है कि अब मैं भी रोजाना की भाग दौड़ से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले। फिर विलियम भी मैरिड की इस बात को मान लेता है। दूसरी तरफ अकरम कार्ल के ऑफिस में बैठकर सभी फाइलों को पढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर कार्ल आ जाता है और अकरम को कहता है कि तुम्हें फाइल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा काम है। तुम यहाँ पड़ी हर एक फाइल को अच्छे तरीके से अरेंज कर दो ताकि उनको पढ़ते वक्त मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। अब एक तरफ तो मैरिड विलियम को साथ लेकर शिप में बैठकर माहौर नाम की जगह पर जा रही थी और दूसरी तरफ कार्ल हार्डी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उसको अपने नए डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि तुम्हारे पास भी अब जीने के लिए एक नई वजह है। लेकिन हार्डी कहता है कि पहले तो तुम मुझे एक ठंडी ठंडी बियर ला कर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। दूसरी तरफ अकरम वो सारी फाइल्स को अरेंज करने के बाद एक केस चुनता है जो कार्ल के लिए एकदम सही था। दूसरी तरफ शिप पर जो अनजान आदमी मैरिड को बार बार मैसेज भेज रहा था तो उससे तंग आकर मैरिड अपने फोन को पानी में फेंक देती है। फिर ये देखकर विलियम भी पानी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिड उसे रोक लेती है। फिर विलियम इस बात पर गुस्सा होकर मैरिड को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ कार्ल जब अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि अकरम ने पहले से ही उसके लिए एक बढ़िया सा केस चुन लिया है। फिर कार्ल उस फाइल को देखकर कहता है कि ये औरत तो 4 साल पहले ही गायब हो गई थी, मुझे नहीं लगता कि ये अब तक जिंदा होगी। फिर अकरम उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है शायद वो जिंदा हो सकती है क्योंकि मैं अपने देश सीरिया में पहले पुलिस का काम कर चुका हूँ और वहां पर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। लेकिन कार्ल उसकी बातों को नजरअंदाज करके वो फाइल टेबल पर ही पटक देता है और ये केस किसी और का नहीं बल्कि मैरिड का था। दरअसल बीच बीच में जो मैरिड की कहानी दिखाई जा रही थी वो 4 साल पहले की थी, यानी कि मैरिड को लापता हुए 4 साल बीत गए थे और अब जाकर उसका ये केस फिर से रीओपन हुआ है। तभी अगले सीन में हम मैरिड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी
लेकिन किसी ने उसको बहुत ही अजीब से चैम्बर के अंदर बंद करके रखा हुआ था। फिर जैसे ही मैरिट अपने बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, तभी उसके कमरे में लगे स्पीकर्स में से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मैरिट, तुम कैसी हो। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला एपिसोड बड़े ही ध्यान से देखा है तो आपको बाकी के एपिसोड्स में भी बहुत मजा आने वाला है। सेकंड एपिसोड में हम अकरम और कार्ल को देखते हैं, जो मैरिट के लापता होने की अलग अलग वजह सोच रहे थे। कार्ल कहता है कि हो सकता है किसी ने उसे शिप पर से धक्का दे दिया हो और वो पानी में गिरकर मर गई होगी, लेकिन अकरम ऐसा नहीं सोचता था। वो कार्ल को कहता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो शिप पर लगे 18 कैमरों में से किसी न किसी में तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती, लेकिन उनकी फुटेज में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला, यानी कि हो सकता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। अब ये दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं और तभी वहाँ पर मोयरा आ जाती है। फिर वो कार्ल से पूछती है, क्या तुमने कोई केस चुना, क्योंकि हमें मीडिया को भी इसके बारे में बताना होगा। लेकिन कार्ल तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन अकरम मैरिट के केस की फाइल उठाकर मोयरा के हाथ में थमा देता है और कहता है कि हम दोनों ने मिलकर इस केस को चुना है। फिर मोयरा उस फाइल को देखकर कहती है, ओह मैरिट का केस, ये तो न्यूज हेडलाइन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। एक मशहूर वकील जो अचानक से बिना बताए 4 साल से गायब है। काफी अच्छा केस चुना है तुम लोगों ने, अब जल्दी से जल्दी मुझे इसकी रिपोर्ट बना कर दो। फिर इतना कहने के बाद मोयरा वहां से चली जाती है। फिर कार्ल जाता है लोगन के पास और उससे फेरगस नाम के एक ऑफिसर का पता पूछता है, क्योंकि फेरगस ने ही 4 साल पहले मैरिट के केस का काम संभाला था और अब कार्ल उससे मिलना चाहता था। तभी लोगन से फेरगस का पता पूछने के बाद कार्ल उसके पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि मैरिट पेशे से एक वकील थी और इसी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन गए थे। हर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। फिर फेरगस उसे ये भी बताता है कि बस विलियम ने ही आखिरी बार मैरिट को शिप पर देखा था, उसके बाद वो कहां गई और उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर जैसे ही कार्ल को विलियम के बारे में पता चलता है तो वो अकरम को लेकर उसके पास पहुंच जाता है। दरअसल मैरिट के गायब होने के बाद विलियम को एगली हाउस नाम की एक मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया था और यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जो दिमागी तौर से ठीक ना हो। फिर कार्ल वहाँ की डॉक्टर वैलेंस से मिलता है और कहता है कि मैं विलियम से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वैलेंस उसे मना कर देती है, क्योंकि पहले भी जब एक पुलिस वाला विलियम से मिलने के लिए आया तो मैरिट का नाम सुनते ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन कार्ल कहता है कि अगर तुमने मुझे विलियम से नहीं मिलने दिया तो अगली बार मैं तुम्हारे खिलाफ भी वारंट लेकर आऊंगा और तब तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। लेकिन वैलेंस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसको नजरअंदाज करके वहां से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। तभी अकरम बताता है कि हर हफ्ते क्लेयर नाम की एक औरत कुछ मिठाई और कपड़े लेकर विलियम से मिलने के लिए आती है। दोस्तों, क्लेयर वही औरत थी जिसको मैरिट ने विलियम की देखभाल के लिए रखा हुआ था। फिर कार्ल कहता है कि वैलेंस ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। फिर अकरम बताता है कि मैंने ये जानकारी यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पता की है। फिर वो दोनों जल्दी ही क्लेयर के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उससे मैरिट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। क्लेयर बताती है कि मैरिट किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, उसे अकेला रहना पसंद था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैरिट अपने भाई विलियम से परेशान होकर उसे शिप पर छोड़कर कहीं चली गई है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विलियम के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर कार्ल पूछता है, तो तुम्हारा विलियम के बारे में क्या सोचना है, उसकी शिप पर मैरिट के साथ लड़ाई क्यों हुई थी। फिर क्लेयर बताती है कि विलियम बचपन से ऐसा नहीं है जैसा लोग उसे आज देखते हैं। एक हादसे के कारण उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अब उसके दिमाग का आधा हिस्सा काम नहीं करता। कभी कभी विलियम अपनी ऐसी हालत देखकर चिड़चिड़ा हो जाता है और हो सकता है कि उस दिन भी वो मैरिट की किसी बात से चिढ़कर उस पर गुस्सा हो गया हो। लेकिन मैं उसे 12 साल से जानती हूँ, मुझे पता है कि वो भी मैरिट से बहुत प्यार करता है। फिर क्लेयर से पूछताछ करने के बाद कार्ल और अकरम अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। लेकिन तभी कार्ल के पास उसके बेटे जैस्पर के स्कूल से फोन आता है। टीचर बताती है कि जैस्पर 1 हफ्ते से स्कूल ही नहीं आया और ये बात सुनकर कार्ल जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। तभी हम वहां पर मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कार्ल का रूममेट था। मार्टिन बताता है कि जैस्पर किसी लड़की के साथ कमरे में मौज मस्ती कर रहा है, इसलिए तुम्हारा अभी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। फिर जैसे ही जैस्पर कमरे के बाहर आता है उसकी कार्ल के साथ बहस शुरू हो जाती है और इनकी बहस को देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। अगले सीन में हम रोज और मोयरा को देखते हैं। रोज कहती है कि मैं अब टेबल पर बैठकर फालतू का काम करते करते थक गई हूँ, मुझे भी कार्ल की तरह केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन मोयरा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है
कि अभी तुम उस काम के लिए ठीक से तैयार नहीं हो, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रोज मोइरा की बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त हार्डी से अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था। हार्डी उसे समझाता है कि जैस्पर अब बड़ा हो गया है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन कार्ल को उसकी बात सही नहीं लगती, इसलिए वो मैरिड की केस फाइल को वहीं पर छोड़कर वापस से पुलिस स्टेशन में आ जाता है ताकि हार्डी उसे अकेले में पढ़कर कुछ ऐसा पता लगा सके जिससे मैरिड के केस को सोल्व करना आसान हो जाए। अगले सीन में हम मैरिड को देखते हैं जो उस अजीब से चैम्बर में सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहां की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और माइक पर एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मैरिड। दरअसल मैरिड को किडनैप करने वाला कोई एक इंसान नहीं था बल्कि दो थे, क्योंकि इस काम में बूढ़ी औरत के साथ उसका बेटा भी शामिल था। फिर वो दोनों मैरिड को कहते हैं कि चलो आज फिर से तुम्हारा टेस्ट शुरू करते हैं, बताओ कि तुम यहाँ पर किस वजह से बंद हो। फिर मैरिड उनको जवाब देती है कि शायद तुम उन लोगों के परिवार में से हो जो मेरी वजह से जेल में हैं और अब तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो और इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। फिर मैरिड उन सभी लोगों के नाम लेने लगती है जिनको कभी उसने जेल में भिजवाया था, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने जितने भी नाम लिए हैं उनमें से कोई भी मेरे परिवार का सदस्य नहीं था। फिर ये बात सुनकर मैरिड जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग मुझे मारकर सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते, लेकिन वो दोनों मैरिड की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। अगले सीन में हम मैरिड के सुपरवाइजर स्टीफन को देखते हैं जो कार्ल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया हुआ था। स्टीफन की बातों से हमें पता चलता है कि मैरिड के कुछ गहरे राज भी थे जो उसके अलावा किसी को भी नहीं पता थे। अब कार्ल स्टीफन से कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही अकरम वहां पर आ जाता है और कार्ल को कहता है कि आपको मेरे साथ ऊपर चलना होगा क्योंकि जल्दी ही मोइरा मैरिड के केस की खबर मीडिया को देने वाली है। फिर कार्ल जल्दी से तैयार होकर मीडिया के पास पहुंच जाता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइरा बताती है कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर कार्ल ही अब से मैरिड के केस को संभालेंगे। फिर जब कार्ल मीडिया के सामने मैरिड के केस से जुड़ी हुई स्पीच देता है तो उसकी सारी बातें वो बूढ़ी औरत भी टीवी पर सुन लेती है और उसको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि पुलिस ने मैरिड का केस फिर से रीओपन कर दिया है। दूसरी तरफ विलियम भी अपनी बहन की खबर को देखकर एग्ली हाउस से भाग जाता है। तभी हम कार्ल को देखते हैं जिसकी तबीयत अब पहले से और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी क्योंकि मीडिया वाले अब उसके केस के बारे में सवाल पूछने लगे थे। तभी वहां पर बैठा एक रिपोर्टर कार्ल को कहता है कि क्या आपको पता चला कि वो आदमी कौन था जिसने आपकी टीम पर गोलियां चलाई थी। ये बात सुनते ही कार्ल के दिमाग में वो हादसा रिपीट होने लगता है जिसके कारण उसकी सांसें थमने लगती है। फिर मोइरा उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर आते ही कार्ल को दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन अकरम सही वक्त पर वहां आकर उसे मरने से बचा लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम कार्ल और अकरम को देखते हैं जो कि उसी शिप पर आए हुए थे जहां से मैरिड गायब हुई थी। अकरम कार्ल को बताता है कि अभी अभी पुलिस को पता चला है कि विलियम इग्ले हाउस से भाग गया है, लेकिन उसके भागने की वजह अभी तक किसी को पता नहीं चली। फिर कार्ल अकरम से पूछता है कि उस दिन विलियम और मैरिड की लड़ाई किस बात पर हुई थी। अकरम उसे बताता है कि विलियम की एक टोपी पानी में गिर गई थी। उसी को लेने के लिए जब वो शिप से नीचे कूद रहा था तो मैरिड ने उसको रोक लिया और इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अब सच का पता लगाने के लिए कार्ल अकरम की टोपी को उतारकर पानी में फेंक देता है, लेकिन उस टाइम हवा बहुत ही तेज चल रही थी, इसलिए उसकी टोपी शिप की कार पार्किंग एरिया में जाकर गिर जाती है। फिर अकरम उसे बताता है कि यहाँ हमेशा ही तेज हवा चलती है, हो सकता है कि उस दिन भी विलियम की टोपी पानी की बजाय इसी पार्किंग एरिया में जाकर गिर गई हो। फिर वो दोनों उस टोपी को ढूंढते हुए कार पार्किंग एरिया में आ जाते हैं और वहां आकर कार्ल कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, जरूर मैरिड किसी न किसी कैमरे में तो आई ही होगी। तभी अकरम कार्ल को बताता है कि मैंने सारे कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक कर लिया है, लेकिन मैरिड मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। ये बात सुनकर कार्ल कहता है कि फिर तो किसी ने उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से नजर रखी हुई थी और जैसे ही उसको मौका मिला उसने मैरिड को इस शिप से किडनैप कर लिया। फिर शिप पर अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से माहौर के लिए निकल जाते हैं। दरअसल माहौर उस जगह का नाम है जहां पर मैरिड अपनी फैमिली के साथ पहले रहा करती थी। फिर उसकी फैमिली के बारे में जानने के लिए वो दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में आकर कार्ल वहां के कांस्टेबल कनिंगम से मिलता है और कहता है कि मुझे मैरिड की फैमिली की पूरी डिटेल चाहिए। फिर कनिंगम बताता है कि मैरिड की फैमिली की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रही है। पहले तो उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई और उसके बाद उसका बाप भी बहुत बड़ा शराबी बन गया,
इस माहौल की वजह से वो रोज किसी न किसी बात पर पुलिस स्टेशन में आती रहती थी। अगर तुम इससे ज्यादा जानना चाहते हो तो तुम्हारे पास उसकी फाइल होगी, उसको अच्छे से पढ़ो, तुम्हें उसकी सारी बातें पता चल जाएगी। फिर कार्ल कहता है कि मुझे ये बताइए कि उसके भाई विलियम के साथ क्या हुआ था। फिर कनिंगम बताता है कि एक दिन मैरिड के घर में हैरी नाम का एक लड़का चोरी करने के लिए घुस गया था। उस दिन मैरिड घर पर नहीं थी, लेकिन विलियम वहीं पर था। उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से विलियम का सर फट गया। अब उस दिन विलियम की जान तो बच गई, लेकिन हैरी को जब ये बात पता चली कि हम उसको पकड़ने वाले हैं, तो उसने एक शिप से पानी में कूदकर खुद की जान ले ली। फिर कार्ल उसको कहता है कि आप मुझे मैरिड के पापा जेमी का पता बता दीजिए, मैं उनसे थोड़ी पूछताछ करके यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वो दोनों जेमी के घर का पता लगाते ही वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम आपकी बेटी मैरिड का केस फिर से रीओपन करने वाले हैं। लेकिन जेमी को ये बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर कार्ल उससे पूछता है कि आप इतने दिनों से अपने दोनों बच्चों से दूर क्यों रह रहे हो। फिर जेमी उसको समझाता है कि मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं हमेशा ही नशे में डूबा रहता था, इसलिए मैरिड चाहती थी कि मैं उन दोनों से दूर ही रहूं। फिर कार्ल पूछता है कि मैरिड आपसे 12 साल बाद मिलने क्यों आई। जेमी बताता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन जब वो मुझसे मिलने के लिए आई तो वो मुझे दुख ही देकर गई थी। उसने मेरी पत्नी लैला का हार चुरा लिया, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। जेमी से सारी पूछताछ करने के बाद कार्ल अक्रम को कहता है कि तुम विलियम का पता लगाओ और मैं केस की बाकी चीजों पर ध्यान देता हूँ। तभी हम विलियम को देखते हैं, जो अपने पुराने घर में आकर एक ड्राइंग को ढूंढ रहा था, जिसमें उसने एक आदमी की तस्वीर बनाई थी। फिर वो ड्राइंग मिलते ही विलियम उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोज कार्ल को बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मैरिड के केस पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका सीखना है। फिर कार्ल कहता है कि मोयरा इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी, लेकिन जब रोज लगातार उससे जिद करने लगती है तो कार्ल उसे अपने साथ काम करने की परमिशन दे देता है। अब रोज भी मैरिड के केस को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर कार्ल उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मैरिड 12 साल बाद फिर से अपने बाप जेमी के घर क्यों गई होगी। फिर रोज कहती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मैरिड अपने बाप से नफरत किया करती थी, यानी कि वो 12 साल बाद अपने बाप से मिलने नहीं बल्कि किसी और से मिलने वहां गई थी। फिर कार्ल रोज को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, अब जल्दी से मैरिड की पूरी कॉल हिस्ट्री के साथ साथ उसकी बैंक ट्रांजैक्शन, मैसेजेस और ईमेल सब कुछ चेक करो। फिर रोज पूछती है कि उन मैसेजेस का क्या हुआ जो कोई अनजान आदमी उसके पास भेजा करता था। फिर कार्ल बताता है कि उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वो मैसेज अलग अलग जगह के साइबर कैफे से भेजे हुए थे। अगले सीन में हम अक्रम को देखते हैं, जो कि विलियम को ढूंढते ढूंढते मैरिड के घर पहुंच गया था। घर के अंदर घुसते ही अक्रम को कुछ अजनबी लोग दिखाई देते हैं। फिर वो उनके पास जाकर विलियम की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़का यहाँ पर आया था। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर अक्रम उसका गला पकड़कर उससे फिर से यही सवाल करता है कि क्या ये लड़का यहाँ आया था। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि जिस लड़के के बारे में तुम हमसे पूछ रहे हो वो इस घर में आया तो था, लेकिन हमने उसे यहाँ से भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद अक्रम कार्ल को साथ लेकर क्लेयर के घर पहुंच जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या विलियम तुम्हारे घर पर आया था, क्योंकि उसको कुछ देर पहले यहाँ आसपास के इलाके में देखा गया है। अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो हमें साफ साफ बता दो, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्लेयर कहती है कि विलियम यहाँ पर नहीं आया, लेकिन कार्ल को इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसकी घर की तलाशी लेने लगता है। थोड़ी देर बाद अक्रम विलियम को ढूंढ लेता है, जो कि क्लेयर के घर के गार्डन में बैठकर रो रहा था, लेकिन ये बात क्लेयर को भी नहीं पता थी, इसलिए कार्ल उसको कुछ भी नहीं कहता। फिर विलियम से बात करने पर विलियम कार्ल को एक ड्राइंग दिखाता है। वो ड्राइंग जो वो अपने घर से चुरा कर लाया था, उसमें एक आदमी का चेहरा बना हुआ था जो सर पर अजीब सी बर्ड वाली टोपी पहनता था। फिर विलियम कार्ल को इशारा करके बताता है कि मैंने इस आदमी को शिप और अपने घर दोनों जगह पर देखा था। फिर विलियम से सारी पूछताछ करने के बाद कार्ल उसे फिर से एगले हाउस छोड़कर वापिस अपने ऑफिस में आ जाता है। फिर ऑफिस में आते ही रोज उसे बताती है कि मैं मैरिड के सारे कोर्ट केसेस की फाइल लेकर आई हूँ, लेकिन कार्ल कहता है कि इन सब को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम अपना सामान पैक करके माहौर चली जाओ और वहां जाकर ये पता लगाओ कि कांस्टेबल कनिंगम मुझसे मैरिड के अतीत की सच्चाई क्यों छुपा रहा था। अब कार्ल रोज को इससे आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उसके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर कार्ल जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है, जहां मार्टिन उसे बताता है कि जैस्पर घर छोड़कर कहीं चला गया है।
अगले सीन में हम वैलेंस को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर विलियम को ड्राइंग बनाते हुए देख रही थी। इस समय विलियम उसी आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसको उसने अपने घर पर देखा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि विलियम सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी नजर वहीं पास की एक खिड़की पर पड़ती है और वहां पर एक आदमी अजीब सी बर्ड वाली टोपी पहनकर खड़ा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से विलियम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया और इसीलिए अब वो उसके चेहरे की ड्राइंग बनाकर उसको याद करने की कोशिश कर रहा था। अब ये आदमी कौन है और इसका मैरिड से क्या कनेक्शन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम देखते हैं कि विलियम ने जब अपनी टोपी को शिप से नीचे फेंका तो उसकी टोपी भी हवा की वजह से कार पार्किंग एरिया में आकर गिर गई। फिर जब मैरिड उसको उठाने के लिए वहां पर पहुंची तो उस बूढ़ी औरत ने सही मौका देखकर अपने बेटे की हेल्प से उसको किडनैप कर लिया। फिर जब मैरिड की आंख खुली तो वो एक चैम्बर में बंद थी जहां चारों तरफ कैमरा और स्पीकर लगे हुए थे। फिर मैरिड चिल्ला चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं एक सरकारी वकील हूँ, मेरे गायब होने की खबर मिलते ही शहर की सारी पुलिस मुझे ढूंढने लगेगी और वो जल्दी ही तुम्हें भी आकर पकड़ लेंगे, इसलिए अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो मुझे अभी की अभी छोड़ दो। लेकिन वो दोनों उसकी बात को नजरअंदाज करके चैम्बर के अंदर तेज आवाज में गाना बजाने लगते हैं, जिसको सुनकर मैरिड वहीं पर गिर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम कार्ल को लोगन के साथ देखते हैं। फिर कार्ल उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे केस को आगे सुलझा पाए, लेकिन लोगन कहता है कि अगर तुम्हें फालतू की बात करनी है तो मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। फिर कार्ल उसे समझाता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि हम इस केस को जल्दी से सॉल्व कर सके। फिर कार्ल बताता है कि जिस आदमी ने हम पर गोलियां चलाई थी वो आदमी पहले से ही घर के अंदर हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन लोगन उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि उसके हिसाब से वो आदमी घर के बाहर से अंदर आया था और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी कार्ल लोगन से कहता है कि क्या तुम्हारी गवाह कैरोलिन ने उस आदमी को कार में बैठकर भागते हुए देखा था? लोगन कहता है हाँ। कैरोलिन ने बताया कि वो आदमी कार में बैठकर वहीं पास के फुटबॉल ग्राउंड की तरफ भाग गया था और ये बात सुनते ही कार्ल समझ जाता है कि वहां एक नहीं बल्कि दो आदमी थे, क्योंकि घर के बाहर निकलकर वो आदमी कार की जिस सीट पर बैठा वो फुटबॉल ग्राउंड के हिसाब से पैसेंजर सीट थी, ना कि ड्राइविंग सीट, यानी कि कार को कोई दूसरा आदमी चला रहा था। फिर जब लोगन को ये बात समझ में आई तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया था। तभी अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो कांस्टेबल कनिंगम से हैरी और उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। दोस्तों, हैरी वही लड़का था जिसने मैरिड के घर में चोरी की थी। फिर कनिंगम रोज को बताता है कि वो एक बहुत ही बदतमीज लड़का था, उसकी हर रोज किसी न किसी से लड़ाई होती रहती थी, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब वो पुलिस स्टेशन में ना आया हो और उसी की वजह से मैरिड विलियम को साथ लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली गई और फिर कभी भी वापस नहीं लौटी। लेकिन तभी वहाँ पर पास में बैठा कनिंगम का बेटा जिसका नाम कोलिन था रोज को बताता है कि मैरिड एक बार वापस आई थी जब हैरी का फ्यूनरल था। ये बात सुनकर रोज कहती है कि उसने ही तो विलियम को मारने की कोशिश की थी, फिर मैरिड उसके फ्यूनरल में क्यों आई? तभी कनिंगम रोज को बताता है कि मैरिड और हैरी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब हैरी के परिवार का पूरा बिजनेस चौपट हो गया तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। परिवार की खराब हालत देखकर हैरी ने मैरिड के घर में चोरी करने का फैसला किया। रोज कहती है क्या मैं उसकी फैमिली से मिल सकती हूँ, लेकिन कनिंगम बताता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और अब उसकी माँ एल्सा ही जिंदा है, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकती हो, मेरा बेटा कोलिन तुम्हें वहां तक ले जाएगा। फिर रास्ते में जाते वक्त कोलिन रोज को बताता है कि मैंने भी कल रात को मैरिड के केस की फाइल पढ़ी थी, उसके अंदर एक नेकलेस को सर्कल से मार्क किया हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो जरूर मैरिड के केस का कोई अहम सुराग होगा। फिर रोज उसको कहती है कि अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं ना, इसलिए तुम उसकी फोटो मुझे भेज देना और कोलिन उसकी बात मान जाता है। फिर कुछ ही देर में वो दोनों एल्सा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां पर थी ही नहीं। फिर कोलिन रोज को बताता है कि एल्सा शायद आज चर्च गई होगी क्योंकि वो वहां पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर रोज कहती है फिर तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे वापस पुलिस स्टेशन जाकर कार्ल को यहाँ की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कार्ल अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ बातें कर रहा था। दरअसल इन दोनों का तलाक हो चुका है। अब क्योंकि विक्टोरिया एक एयर होस्टेस थी तो उसे आए दिन शहर के बाहर आना जाना पड़ता था, इसलिए उसने फैसला किया कि जैस्पर कार्ल के साथ ही रहेगा।
फिर विक्टोरिया उसको बताती है कि जैस्पर यहाँ से भागकर मेरी माँ के घर पर चला गया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कार्ल को समझाती है कि जैस्पर तुम्हें एक आदर्श की तरह मानता है, लेकिन अगर तुम उससे ठीक तरह बात नहीं करोगे तो तुम दोनों का रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। लेकिन विक्टोरिया की बात सुनकर कार्ल भड़क जाता है और देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर विक्टोरिया उसको गुस्से में कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम रोज को देखते हैं जो ऑफिस में अकरम को उस नेकलेस के बारे में बता रही थी। फिर अकरम कहता है कि ये नेकलेस तो मैरिट ने चुराया था ना। रोज बताती है कि जब उसके घर में चोरी हुई थी तब ये नेकलेस वहीं पर था, लेकिन जब बाद में मैरिट हैरी के फ्यूनरल पर फिर से माहौर वापस गई तो उसने ये नेकलेस चुरा लिया। तभी थोड़ी ही देर में कार्ल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो भी इस केस के बारे में इनसे डिस्कस करने लगता है, लेकिन तभी अकरम को मैरिट के ऑफिस वाले सामान में से एक लव लेटर मिलता है जिसके आखिर में एस नाम का अक्षर बना हुआ था। फिर कार्ल पूछता है कि आखिर उसके ऑफिस का सारा सामान किसने इकट्ठा किया था। फिर अकरम बताता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट सेब्रिन ने। अब ये लोग उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। सेब्रिन बताती है कि मैं इस लेटर के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर कार्ल उससे पूछता है कि क्या मैरिट का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। फिर सेब्रिन बताती है कि मैरिट का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। ऑफिस के बहुत सारे लड़के उसे पसंद किया करते थे, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। बस वो लियाम के साथ ही अपना ज्यादा वक्त बिताया करती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फिंच का केस हैंडल कर रहे थे। फिर सेब्रिन बताती है कि मैरिट ने एक दिन मुझे कहा था कि वो लियाम को पसंद करती है, लेकिन लियाम शादीशुदा था, इसलिए मैरिट ने बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। फिर कार्ल लियाम से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे और मैरिट के बीच में क्या चल रहा था। लियाम कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता। वो बस बार बार उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हारे और मैरिट के बीच में क्या चल रहा था, मुझे सच सच बताओ वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कार्ल के इतना पूछने पर लियाम उसे सच्चाई बता देता है और कहता है कि हम दोनों सिर्फ 1 महीने के लिए ही साथ में थे और फिर वो खुद मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई और उसने मुझे ऐसा करने की वजह भी नहीं बताई। फिर कार्ल उससे पूछता है कि तुम लोग मिलते कहाँ पर थे। लियाम जवाब देता है कि हम प्रिंसेस गार्डन होटल में जाते थे और हर बार मैरिट ही सारा खर्चा उठाती थी। लेकिन एक बात मुझे हर बार अजीब लगती थी, क्योंकि जब भी वो रूम बुक किया करती थी तो हमेशा अपने असली नाम की जगह पर लैला नाम का इस्तेमाल करती थी। शायद आपको पता हो कि लैला मैरिट की माँ का नाम था। अब कार्ल, अकरम और रोज तीनों उस होटल में जाकर वहां के मैनेजर से जबरदस्ती मैरिट की सारी जानकारी निकलवाते हैं। फिर वहां से जाते वक्त अकरम कार्ल को बताता है कि मैरिट ने अपने गायब होने से पहले 2 महीने के अंदर इस होटल के सेम रूम को 6 बार बुक किया था, लेकिन पहली बार वो लियाम के साथ यहाँ नहीं आई, उसने किसी सैम नाम के आदमी के साथ रूम बुक करवाया था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम मैरिट को उसी चैम्बर में देखते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पर किसकी वजह से बंद हो। फिर वो सैम के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करती है कि जब वो दोनों प्रिंसेस गार्डन होटल में एक दूसरे से बात कर रहे थे। सैम कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मैरिट बताती है कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए माहौर जा रही हूँ। फिर सैम उससे पूछता है कि अब हम कहाँ मिलेंगे। मैरिट कहती है पता नहीं, जब भी मिलना होगा मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत मैरिट को बताती है कि तुम्हारी वजह से सैम मारा गया, और ये बात सुनकर मैरिट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कार्ल और अकरम एक एकेडमी में जाते हैं जहां लोगों को पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। असल में ये दोनों यहाँ पर सैम की मौत के बारे में पता लगाने के लिए आए थे, क्योंकि जब वो मरा था तो उसकी डेड बॉडी इसी एकेडमी में मिली थी। फिर कार्ल यहाँ के मालिक पॉल से सैम के बारे में पूछता है। पॉल बताता है कि सैम हर हफ्ते यहाँ पर क्लाइंबिंग के लिए आया करता था और अब उसे मरे 4 साल हो चुके हैं। आप लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कार्ल बताता है कि जिस दिन सैम की मौत हुई थी उसके एक दिन बाद ही मैरिट नाम की एक सरकारी वकील भी इस शहर से गायब हो गई, और हमें पता चला है कि वो दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे, और इसीलिए हम आपसे इस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पॉल कहता है कि अगर सैम की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताता, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
लेकिन मेरे हिसाब से उसका मैरिट नाम की किसी लड़की के साथ कोई भी चक्कर नहीं था, क्योंकि सैम अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी रहा करता था। उसके पास इन सब फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। फिर कार्ल पॉल से पूछता है कि क्या मुझे उसकी एक फोटो मिल सकती है। फिर पॉल वहीं पर लगी सैम की एक फोटो निकालकर उसको दे देता है, लेकिन कार्ल को उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं देती, क्योंकि फोटो में सैम ने अपना हाथ सामने कर रखा था। फिर थोड़ी और पूछताछ करने के बाद कार्ल और अकरम उस जगह पर आ जाते हैं जहां सैम ने मरने से पहले क्लाइंबिंग की थी। अकरम कहता है कि यहाँ पर इतने सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं और सब पर लिखा है कि अकेले क्लाइंबिंग करना मना है, और सैम उस दिन अकेले ही क्लाइंबिंग करने आया था। उसको ये बात तो पहले से ही पता होगी कि क्लाइंबिंग करना बहुत ही जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ किसी को नहीं लेकर आया। मुझे इस बात में थोड़ी गड़बड़ लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर कार्ल कहता है कि मेरे हिसाब से उसके मरने की दो ही वजह हो सकती है, या तो वो खुद अपने क्लाइंबिंग करने के पागलपन का शिकार हो गया होगा, और या फिर उसको किसी ने धक्का मारकर नीचे गिराया है। अब तो इसके मरने की असली सच्चाई मैरिट के केस सोल्व होने के बाद ही पता चलेगी। अगले सीन में हम मैरिट को देखते हैं, जो सैम के बारे में ही सोच रही थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैरिट एक रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो पहली बार किसी काम के सिलसिले में सैम से मिली थी। दरअसल सैम एक रिपोर्टर था जो बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों के बारे में अखबार में छापा करता था, और मैरिट भी एक बहुत बड़ी वकील थी, इसलिए सैम उसके बारे में लिखना चाहता था। लेकिन उसका सिर्फ यही एक अकेला मकसद नहीं था। फिर मैरिट उसको कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बहाने से ये पता लगाना चाहते हो कि आखिर क्राउन ऑफिस में क्या चल रहा है। फिर सैम कहता है तुम तो एक बार में ही समझ गई, तो क्या मुझे वहाँ की जानकारी मिल सकती है। मैरिट कहती है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम कार्ल और अकरम को देखते हैं। वो दोनों सैम के ऑफिस में आते हैं ताकि उसके बॉस से मिलकर उससे जुड़ी कुछ जानकारी पता लगा सके। सैम का बॉस उन्हें बताता है कि सैम सबसे छुपकर काम किया करता था, और यहाँ तक कि आज तक मैं खुद उससे नहीं मिला। हमारी बस फोन पर ही बात हुआ करती थी, इसलिए मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सका। फिर कार्ल वहां से निकलकर सीधा हार्डी के पास जाता है। हार्डी उसे बताता है कि मुझे मैरिट की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ एक सुराग मिला है। दरअसल मैरिट का बाप जैमी बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी माँ लैला बहुत अमीर खानदान से थी। मैरिट भी हर जगह लैला के कार्ड से ही पेमेंट किया करती थी। मैंने जब उस कार्ड की थोड़ी डिटेल्स निकलवाई, तब मुझे पता चला कि वो कार्ड एक ट्रस्ट फंड अकाउंट से जुड़ा हुआ है, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा था, और हो सकता है कि उन्हीं पैसों के लिए किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। फिर नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जाकर कार्ल अपने सभी साथियों को हार्डी की कही हुई बात समझाता है। तभी अकरम कहता है कि अगर मैरिट मर जाती तो उस पैसे का क्या होता। फिर हार्डी बताता है कि वो सारा पैसा विलियम को मिल जाता, लेकिन विलियम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो सारा पैसा उसके लीगल गार्डियन को मिल जाएगा, यानी कि उस इंसान को जो भी विलियम की देखभाल कर रहा है। ये बात सुनते ही कार्ल को याद आता है कि इस समय विलियम की लीगल गार्डियन वैलेंस है। फिर वो जल्दी से अपनी पूरी टीम के साथ एग्ले हाउस के लिए निकल जाता है, और वहां पहुंचने के बाद वो वैलेंस से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन वैलेंस उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं विलियम की देखभाल उसके पैसों की वजह से नहीं, बल्कि डॉक्टर होने के नाते से कर रही हूँ। फिर कार्ल उससे सवाल करता है कि तुम्हारे पास इस घर को चलाने के साथ साथ महंगी गाड़ियों को खरीदने का पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये सवाल सुनते ही वैलेंस एकदम चुप पड़ जाती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मैरिट को किसी और ने किडनैप किया था, और वैलेंस का किडनैपिंग के साथ कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन जब उसको इस बात का पता चला कि अगर मैरिट मर गई तो उसका सारा पैसा विलियम के पास आ जाएगा, तो वो विलियम का बस गलत फायदा उठाने लगी। और कार्ल को भी इस बात का अंदाजा था कि वैलेंस ने मैरिट को किडनैप नहीं करवाया, इसलिए वो उसे कोर्ट के हवाले छोड़ देता है। फिर वहां से जाते वक्त वो लोग विलियम को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे क्लेयर के घर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वही एक इंसान थी जो विलियम की अच्छे से देखभाल किया करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं रोज कार्ल को बताती है कि जब मैं मैरिट की कुछ पुरानी चीजों के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि वो हमेशा ही अपने कपड़े एक महंगी दुकान से धुलवाया करती थी, लेकिन गायब होने से एक हफ्ता पहले उसने किसी छोटी मोटी दुकान से अपने कपड़े धुलवाए, और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। फिर कार्ल कहता है कि तुम अकरम को अपने साथ ले जाकर उस दुकान के मालिक से बात करो। फिर दुकान में पहुंचने के बाद रोज वहां की मालकिन शेरले को एक 4 साल पुरानी स्लिप दिखाती है जिस पर मैरिट का नाम लिखा हुआ था।
उस नाम को देखते ही शेरले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम इस औरत के बारे में मुझसे पूछने आए हो तो मैं तुम लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि इस औरत की वजह से ही मेरी बेटी क्रिस्टी को जेल हो गई थी और उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। 4 साल पहले वो हमारी दुकान में इसी बात की माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन मेरे बेटे ने उसको यहाँ से भगा दिया। फिर रोज कहती है कि हमें आपकी बेटी से मिलना है और शेरले कहती है कि उससे मिलने के लिए आपको जेल में जाना होगा, क्योंकि वो अभी भी जेल में ही बंद है। फिर रोज अकरम को लेकर क्रिस्टी से बात करने के लिए पहुंच जाती है। फिर क्रिस्टी उनको कहती है कि अगर तुम मुझसे मैरिड के बारे में पूछताछ करने आए हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन जब अकरम उसको प्यार से समझाता है तो वो उन्हें सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्रिस्टी बताती है कि मैं बहुत टाइम पहले डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में एड्रीना नाम की एक औरत से मिली थी। फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने मुझे बताया कि उसका पति उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। मुझे भी उसकी बात पर यकीन हो गया, क्योंकि उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां पहले से ही टूटी हुई थी। कुछ टाइम तक एड्रिया मेरे साथ रही, लेकिन बाद में वो अपने पति के डर की वजह से शेल्टर में भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकी। फिर कुछ समय बाद मैं भी उसको पूरे तरीके से भूल गई थी, लेकिन एक दिन मैंने टीवी में उसके मर्डर की न्यूज देखी। फिर मुझे पता चला कि एड्रिया का केस मैरिड संभाल रही है। फिर अकरम उससे पूछता है कि तुम मैरिड के कौन से केस की बात कर रही हो। फिर क्रिस्टी बताती है कि मैं फिंच वाले केस की बात कर रही हूँ, क्योंकि एड्रिया फिंच की पत्नी थी और मैरिड उसी का केस लड़ रही थी। ये बात सुनते ही अकरम और रोस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अब तक ये लग रहा था कि फिंच बेकसूर है, लेकिन क्रिस्टी जो बता रही है उसके हिसाब से फिंच ने ही अपनी पत्नी को मारा है, यानी कि उसने कोर्ट में सबसे झूठ कहा ताकि वो जेल से बच सके। फिर क्रिस्टी बताती है कि कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होने से पहले मैरिट मुझसे आकर मिली। फिर उसने मुझे एक ऑफर दिया। मैरिट बोली कि अगर मैं एड्रिया के लिए कोर्ट में गवाही दूंगी तो वो मेरी जेल की सजा कम करवा देगी, लेकिन ऐन मौके पर वो अपने वादे से मुकर गई। अब मैरिट ने क्रिस्टी को धोखा क्यों दिया, ये राज आगे जाकर खुलेगा। फिर क्रिस्टी कहती है कि मेरी जेल में फिंच के कुछ आदमी थे और उनको भी इस बात का पता चल गया था कि मैं मैरिट से मिली हूँ, जिसकी वजह से मुझे जेल में धमकियां मिलने लगी। अब कहानी 4 साल पीछे जाती है, जहां हम क्रिस्टी को मैरिट से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। क्रिस्टी बताती है कि 2 औरतें मुझे जान से मारने के लिए जेल में आई हैं, लेकिन मैरिट उसकी बात को झूठ समझकर नजरअंदाज कर देती है। फिर अगले दिन स्टीफन मैरिट को बताता है कि क्रिस्टी पर किसी ने बहुत ही खतरनाक जानलेवा हमला किया था, वो बस मरते मरते बची है। फिर मैरिट तुरंत उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तभी क्रिस्टी की हालत देखकर वो जल्दी से सैम के पास फोन लगाती है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।